Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. In last video, I have completed the experiments which were carried out to prove that DNA is a genetic material. And also I have discussed about the RNA world, central dogma. Now in this video, I am going to start the new topic, that is DNA replication. So let us start the class. Students, DNA replication or replication of DNA. Exactly, the first question arises, what is replication? This replication is a biological process of producing two identical copies of DNA from one original DNA molecules. Means जो एक original DNA molecule है उससे दो identical copy उस DNA का produce करना, इस process को कहते हैं replication. And two scientists, Watson and Crick, proposed the whole scheme और मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. वॉटसन और क्रिक थे जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन का पूरा मैकेनिज्म, पूरा स्कीम जो है वो प्रपोज किया या डिस्कवर किया. नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, या फिर आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज क्या है. The first thing is that the DNA replication process is semi-conservative. Second, the DNA replication process is bidirectional. And third, the DNA replication process is semi-discontinuous. Semi-conservative का मतलब that means कि जो DNA molecule है, ये आप देख रहे हैं 5' 3' और एक 3' 5' डायरेक्शन में DNA के दोनों strands हैं. ओके, एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, ये जो दो strands हैं इन्हें हम टेम्पलेट्स भी कहते हैं. ओके, स्ट्रैंड्स को टेम्पलेट्स भी कह सकते हैं, डीएनए टेम्पलेट्स. ओके, और डीएनए के स्ट्रक्चर में एज यू नो मैंने पहले डिस्कस किया है कि जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट एंटी पैरेलल टू ईच अदर. एक स्ट्रैंड 5' 3' डायरेक्शन में होगा और दूसरा वाला 3' 5' डायरेक्शन में होगा. मीन्स अपोजिट होते हैं इसके एंड्स. तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये हुआ कि जब ये डीएनए मॉलिक्यूल, ये इस डीएनए मॉलिक्यूल का जो दो कॉपीज़ बनेंगे, जो दूसरे दो कॉपीज़ नेक्स्ट जनरेशन में एक डीएनए मॉलिक्यूल से जो दो कॉपीज़ बनेंगे उसमें से एक स्ट्रैंड, दोनों ही डीएनए में एक स्ट्रैंड जो होगा, ये जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हैं वो पेरेंटल होगा. मीन्स जिस ओरिजिनल डीएनए से ये दोनों कॉपीज़ बन रहे हैं उस डीएनए का एक स्ट्रैंड होगा और दूसरा वाला जो स्ट्रैंड है वो न्यू स्ट्रैंड होगा. तो दिस मीन्स कि जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है इस ओरिजिनल या फिर पेरेंटल डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है वो कंजर्व हो जाता है और वो दूसरे जो दोनों नेक्स्ट जनरेशन के न्यू डीएनए बने हैं उसमें प्रेजेंट होता है. मीन्स एक न्यू स्ट्रैंड होगा और जो एक होंगे वो उसमें से वो पुराना जो डीएनए है उसका ही स्ट्रैंड जो है वो कंजर्व हुआ है, वहाँ प्रेजेंट है. तो आधा किसी भी न्यू डीएनए में, क्योंकि एक स्ट्रैंड पुराना वाला कंजर्व हुआ है, पुराने डीएनए से आया, और एक नया है, दैट्स वाई वी यूज टू कॉल दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. मीन्स जो न्यू वाला डीएनए है उसमें आधा जो है, एक डीएनए पोस्ट जो है वो डीएनए स्ट्रैंड या डीएनए टेम्पलेट न्यू है और दूसरा जो डीएनए स्ट्रैंड या फिर डीएनए टेम्पलेट है वो पुराना है. तो क्योंकि आधा नया और आधा पुराना है इस वजह से हम उसे सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं. सिर्फ एक ही स्ट्रैंड कंजर्व हुआ है उस न्यू वाले स्ट्रैंड में या न्यू वाले डीएनए में. ओके, बाई डायरेक्शनल का मतलब ये होता है डीएनए रेप्लिकेशन जो है, डीएनए रेप्लिकेशन ये ज़रूरी नहीं कि अगर यहाँ से स्टार्ट हुई है तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो सकता है कि यहाँ से स्टार्ट होने के बाद जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो दोनों ही डायरेक्शन में हो. ओके, बाई डायरेक्शनल हो, फाइन. तो दो डायरेक्शंस में या फिर यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है. डीएनए रेप्लिकेशन यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है. ये हो सकता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और सिर्फ एक डायरेक्शन में इधर का डीएनए का जो पोर्शन है वो रेप्लिकेट हो, और ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग यहाँ से हुई और जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो दोनों ही डायरेक्शन में एक साथ हो रहा हो. ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है. And the third property of DNA replication is semi-discontinuous. Means DNA replication is semi-discontinuous. This means कि
इसमें जब ये स्ट्रैंड्स, ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स या टेम्पलेट्स हैं, जब भी रेप्लिकेशन होता है दे यूज टू ओपन, वो ओपन होते हैं। तो उसमें से एक स्ट्रैंड पर जो डीएनए का स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड बन रहा होगा, ये जो एक, जैसे ये ओपन हुआ तो ये एक टेम्पलेट और ये दूसरा टेम्पलेट, तो एक टेम्पलेट या एक डीएनए स्ट्रैंड पे जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड बन रहा होगा वो कंटिन्यूसली बन रहा होगा, और जो दूसरा वाला डीएनए स्ट्रैंड है इस पेरेंटल डीएनए का, उस पर जो न्यू स्ट्रैंड बनते हैं डीएनए के, वो कैसे होते हैं, वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, मीन्स वो फ्रेगमेंट्स में बनते हैं। दैट्स वाई डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। आधा जो पोर्शन है, एक स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूसली बन रहा है, और हाफ स्ट्रैंड जो है, मीन्स दूसरा जो स्ट्रैंड है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। अब ये फ्रेगमेंट्स क्या हैं, कैसे डिसकंटिन्यूअस होता है और क्यों होता है, ये फर्दर हम लोग डीएनए के जो मैकेनिज्म है, उसके स्टेप्स हैं, उसमें देखेंगे। सो यू शुड रिमेंबर दैट डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस इज सेमी कंजर्वेटिव, इट्स बाइडायरेक्शनल एंड इट्स सेमी डिसकंटिन्यूअस. Now we will see some experiments to prove that DNA replication is semi-conservative. कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए, जिससे उन्होंने ये प्रूव किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन एग्जैक्टली सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। मीन्स जो नए डीएनए बनते हैं, पुराने डीएनए से जो नए डीएनए बन रहे होते हैं, उनमें एक स्ट्रैंड नया होता है और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो पुराने वाले डीएनए से ही कंजर्व होकर आया होता है. ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. इसको सबसे पहले प्रूफ करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया, दैट एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट बाय टू साइंटिस्ट कॉल्ड मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेल. तो मेसेल्सन एंड स्टेल ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कैरी किया 1958 में. ओके, तो इसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, 3 टेस्ट ट्यूब्स प्रिपेयर किए. ठीक है, सबसे पहले उन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब्स प्रिपेयर किए और उन तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या किया, उन्होंने सॉल्यूशन लिया सीजियम क्लोराइड का. ओके, सीजियम क्लोराइड का उन्होंने सॉल्यूशन लिया और उस सॉल्यूशन को उस तीनों टेस्ट ट्यूब में डाला. फिर सीजियम क्लोराइड का उन्होंने उस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने उस सीजियम क्लोराइड का एक ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाया. उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रिपेयर किया एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. सॉल्यूशन तो बनाया, लेकिन उन्होंने एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाया CaCl का, सीजियम क्लोराइड का, उन तीनों टेस्ट ट्यूब में, जिसके अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स ही प्रिपेयर्ड अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन इन दैट टेस्ट ट्यूब, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ CaCl. ओके, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे उन्होंने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाया तो सबसे टॉप पर यहाँ पर CS जो सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो था, सीजियम क्लोराइड का यहाँ सबसे कम डेंसिटी था. ओके, सबसे कम कंसंट्रेशन था. और जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो सीजियम क्लोराइड है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता जाएगा. ओके, सबसे ऊपर सीजियम क्लोराइड का, इस पूरे टेस्ट ट्यूब में सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, बट सबसे ऊपर इस जगह सीजियम क्लोराइड कंसंट्रेशन बहुत कम है, सबसे कम. जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे नीचे की तरफ, जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सीजियम क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता चला जाता है. मीन्स यहाँ सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और धीरे धीरे ये नीचे सबसे ज़्यादा होता है. तो हर तीनों टेस्ट ट्यूब में मेसेल्सन और स्टेल ने क्या किया, तीनों टेस्ट ट्यूब में सीजियम क्लोराइड का एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन किया, जिसमें सबसे ऊपर सीजियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन सबसे कम था और सबसे नीचे सीजियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा था. याद रखना, ऊपर कम था और नीचे ज़्यादा. जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे वैसे वैसे सीजियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन जो है यहाँ नीचे की तरफ ज़्यादा होगा. ओके, तो इस तरह से क्या होता है कि डेंसिटी एक तरह से क्या होती है, इससे बढ़ती जाती है. ऊपर सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी सबसे कम और नीचे सबसे ज़्यादा. ओके, तो 3 टेस्ट ट्यूब उन्होंने लिए और तीनों में सीजियम क्लोराइड का एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन किया. इसके बाद उन्होंने किया ये कि ई कोलाई बैक्टीरिया लिया
और ई कोलाई बैक्टीरिया को, जो एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है, बहुत सारे ई कोलाई बैक्टीरियाज को लिया और उन्होंने उस ई कोलाई बैक्टीरिया को एक मीडियम में ग्रो किया। ग्रोथ मीडियम चाहिए होता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, तो उन्होंने लैब में एक ग्रोथ मीडियम लिया टेस्ट ट्यूब में, और उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब में क्या किया, उन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया। सपोज ये टेस्ट ट्यूब है और इसमें उन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया, राइट। तो उस ग्रोथ मीडियम में जिसमें ई कोलाई है, उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नाइट्रोजन यूज़ किया, उस ग्रोथ मीडियम में जो नाइट्रोजन उन्होंने यूज़ किया वो हैवी नाइट्रोजन था। एज यू नो, जो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है, नॉर्मल जो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 14, राइट। तो उन्होंने इस वाले मीडियम में जिसमें ई कोलाई को ग्रो किया, वहाँ पर N14 जो है वो ना लेकर उन्होंने नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप लिया जिसका एटॉमिक मास था क्या, N15, मीन्स उसका एटॉमिक मास 15 था। तो ये N15 जो है इस नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है, ओके। तो ये ग्रोथ मीडियम जिसमें N15 था, अभी N15 फ्री तो हो नहीं सकता, राइट। तो उस ग्रोथ मीडियम में जो उन्होंने एग्जैक्टली मिक्स किया था वो था अमोनियम क्लोराइड, ओके। तो अमोनियम क्लोराइड, जो इस ग्रोथ मीडियम में उन्होंने अमोनियम क्लोराइड लिया, उसमें जो नाइट्रोजन था वो हैवी नाइट्रोजन था, मीन्स वो नाइट्रोजन का हैवी वाला आइसोटोप था। तो ये अमोनियम क्लोराइड जिसमें हैवी नाइट्रोजन था, उन्होंने उस ग्रोथ मीडियम में मिलाया और उस ग्रोथ मीडियम में ई कोलाई को बहुत जनरेशन तक, काफ़ी जनरेशन तक उन्होंने ग्रो किया। एज यू नो, 20 to 40 मिनट्स में जो ई कोलाई है वो डबल हो जाता है, राइट। तो एटलीस्ट उन्होंने 10 to 15 जनरेशन्स ई कोलाई को वहाँ पर ग्रो किया। अब जब उसमें से जो ई कोलाई थे, जो भी उस हैवी नाइट्रोजन वाले सॉल्यूशन में ग्रो कर रहे थे, उनमें से आधे जो भी ई कोलाई थे, मीन्स 50% को इसमें ही रहने दिया और 50% ई कोलाई का उन्होंने डीएनए जो है वो आइसोलेट किया। और वो जो डीएनए था उसे उन्होंने क्या किया, वो जो टेस्ट ट्यूब बनाए थे, उन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब बनाए थे, अभी मैंने आपको बताया था। टेस्ट ट्यूब बनाए थे सीजियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाला टेस्ट ट्यूब, तो उसमें से एक टेस्ट ट्यूब लिया, राइट। और ये जो आइसोलेटेड डीएनए था, जो 50% ई कोलाई, जो कि किसमें, जो ई कोलाई ग्रो कर रहे थे ऐसे मीडियम में जिसमें अमोनियम क्लोराइड था, जिसके पास नाइट्रोजन कौन सा था, हैवी वाला। तो वो हैवी वाला नाइट्रोजन जिसमें था, तो उसमें से 50% ई कोलाई के डीएनए को उन्होंने आइसोलेट किया और उसे क्या किया, उन्होंने उसे उस सीजियम क्लोराइड वाले कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सॉल्यूशन में उन्होंने मिक्स किया और फिर सेंट्रीफ्यूज किया। और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो N15 डीएनए है वो, क्योंकि वो हैवी है, राइट, वो N15 जो डीएनए है वो हैवी है। दोनों ही स्ट्रैंड्स जो है उसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में कौन सा नाइट्रोजन आ गया, N15। तो ये N15 जो डीएनए है, जिसको वो जो N15 वाले डीएनए है वो हैवी डीएनए है, दैट्स वाई वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग, जो CH-Cl की डेंसिटी के अकॉर्डिंग सबसे नीचे जाकर उन्होंने क्या बनाया, एक बैंड बनाया। अब क्योंकि वो हल्के है नहीं, N15 इज अ हैवी आइसोटोप, और यही N15 डीएनए में क्या हो रहा है, इनकॉर्पोरेट हो रहा है, जिसकी वजह से जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया CH-Cl कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाले टेस्ट ट्यूब में इस डीएनए का, तो उस हैवी डीएनए ने नीचे सबसे एक बैंड बनाया, ओके। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है कि N15 जो है ये हैवी वाला नाइट्रोजन डीएनए में इनकॉर्पोरेट क्यों हुआ। इसका जवाब ये है कि डीएनए के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, एंड नाइट्रोजनस बेसेस कंटेन्स नाइट्रोजन, इसी वजह से उसे हम नाइट्रोजनस बेसेस कहते हैं। तो क्योंकि डीएनए में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और अगर हम ई कोलाई को हैवी नाइट्रोजन वाले आइसोटोप के ग्रोथ मीडियम में ग्रो करते हैं, तो ई कोलाई, जितने भी नए ई कोलाई बनते जाएंगे, उन सारे ई कोलाइज के डीएनए में जो नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट होगा वो कौन सा वाला होगा, हैवी
आइसोटोप जो होगा नाइट्रोजन का वो, तो उसका एक बैंड बन गया यहाँ सबसे नीचे जहाँ पर CaCl का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन था। ओके, अब इसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये जो 50% बचे हुए इकोलाइज थे उन्हें निकालकर, उन इकोलाइज को निकालकर उन्होंने ट्रांसफ़र किया ऐसे ग्रोथ मीडियम में। बचे हुए जो इकोलाइज थे उनको उन्होंने किस में ट्रांसफ़र किया? ऐसे मीडियम में जिसमें अब N14 नाइट्रोजन है, मीन्स जिसमें जो अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन है उसका नाइट्रोजन क्या है? नॉर्मल वाला, मीन्स N14 वाला नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक मास 14 है। अब 20 मिनट्स बाद, जस्ट 20 मिनट बाद ये जो भी इकोलाइज थे 20 मिनट बाद ये डबल हो गए, राइट। मान लो इसमें अगर 100 या 200 इकोलाइज थे तो अब वो 400 हो गए, फाइन। इसके बाद फिर से ये जो 400 इकोलाइज थे उसमें से उन्होंने आधे इकोलाइज को निकाला। 400 में से उन्होंने 200 इकोलाइज को निकाला और उनका डीएनए जो है वो उन्होंने स्टडी किया। अब उनके डीएनए को, उस डीएनए को जब उन्होंने फिर से वो जो 3 टेस्ट ट्यूब बनाए थे CaCl वाले, उसमें से दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में उन्होंने उस डीएनए को यहाँ ये जो नेक्स्ट स्टेप में जो इस जनरेशन के इकोलाइज थे उनके डीएनए को जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया तो उन्होंने देखा कि जो उनका डीएनए था, ये वाला जनरेशन के जो इकोलाइज थे जिनको उन्होंने अब N14 वाले नाइट्रोजन के ग्रोथ मीडियम में ग्रो किया था, तो उनके डीएनए का जो बैंड है वो इस हैवी वाले डीएनए के ऊपर बन रहा है। आप देख सकते हैं इसका बैंड यहाँ है और इस जो दूसरा जनरेशन, ये वाला जो जनरेशन है उसका डीएनए कहाँ है? जस्ट उससे थोड़ा ऊपर। तो ये शो कर रहा है कि ये जो हैवी नाइट्रोजन वाले डीएनए हैं उससे ये जो नए वाले इकोलाइज के डीएनए हैं उनका जो वेट है वो कम है, राइट। उनका वेट क्या है? कम है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्यों वेट कम है? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जो ये एज यू नो कि ये स्ट्रैंड्स जो हैं वो अलग हुए, अब इसी से ही दूसरे स्ट्रैंड्स बन रहे होंगे। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो नए वाले इकोलाइज थे, जब उन्हें जो भी इकोलाइज हमने यहाँ पर इमेजिन हमने 200 इकोलाइज डाले थे, उनके डीएनए कैसे थे? उनके सबके डीएनए में हैवी नाइट्रोजन प्रेजेंट था, फाइन। उनके सारे डीएनए में हैवी नाइट्रोजन प्रेजेंट था। बट जब हमने उन सारे इकोलाइज को जिनके डीएनए में पहले हैवी नाइट्रोजन था उन्हें हमने ग्रो करवाया, जब इन साइंटिस्ट ने ग्रो करवाया जो लाइट नाइट्रोजन वाले थे उनके साथ, मीन्स N14 वाले नाइट्रोजन के साथ, तो हुआ ये कि एक स्ट्रैंड तो हर एक जो ये 400 न्यू इकोलाइज बने उनमें एक स्ट्रैंड तो पुराना वाला था, मीन्स हैवी वाला था, हैवी नाइट्रोजन कंटेनिंग, और दूसरा वाला स्ट्रैंड जो था ये ब्लू कलर का जो देख रहे हैं वो N14 वाला था। मीन्स ऐसा डीएनए था, ये वाला स्ट्रैंड वो डीएनए स्ट्रैंड था जिसमें जो नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट हुआ वो लाइट वाला नाइट्रोजन था। तो ऑब्वियस सी बात है इसके वजह से क्या हुआ कि ये जो नया डीएनए बना वो हाइब्रिड बना, ओके, वो हाइब्रिड बना जिसमें एक स्ट्रैंड N14 है और दूसरा स्ट्रैंड N15 जो कि कंजर्व हुआ, जो पुराने वाले डीएनए से कंजर्व हुआ। तो आधा तो पुराना स्ट्रैंड है और आधा क्या है? नया स्ट्रैंड। तो ये शो कर रहा है कि ये सेमी कंजर्वेटिव है, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। इसे फर्दर उन्होंने फिर से चेक किया, उन्होंने 40 मिनट्स बाद अब क्या किया कि ये जो 50% जो भी इसमें जो बचे हुए 200 इकोलाइज थे उन्हें कंटिन्यू किया उसी N14 वाले नाइट्रोजन के ग्रोइंग मीडियम में, ओके, उसी ग्रोथ मीडियम में उन्होंने उसे फर्दर डिवाइड या रेप्लिकेट करने के लिए छोड़ दिया, कंटिन्यू किया। मीन्स मीडियम में अभी भी लाइट वाला नाइट्रोजन ही है, N14 ही है। इसके बाद जब उन्होंने जो भी बचे, अब ये 200 के बाद फिर से ये 400 हो गए, जितने भी इकोलाइज थे
उन्हें आइसोलेट किया, उनमें से उनका डीएनए आइसोलेट किया। तो उसके बाद जब उन्होंने वो सारे डीएनएस को, वो सारे इकोलाइज के डीएनएस को उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया उस तीसरे वाले सीशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाया था, तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया एक बैंड तो सिमिलर था हाइब्रिड वाले डीएनए के बराबर, जो सेकेंड वाले में हमने देखा था कि यहाँ पर एक स्ट्रैंड जब अगर N14 का हो और दूसरा N15 का हो, जो हाइब्रिड डीएनए बन रहा था वैसा ही बैंड बना। बट एक और स्ट्रैंड बना जो इसके जस्ट ऊपर था। तो ये शो कर रहा है कि ये वाला डीएनए, ये वाला बैंड जो है उस डीएनए का है जो बिल्कुल लाइट वेट है। ओके, जो बिल्कुल लाइट वेट है, यानी इसमें एक भी N15 प्रेजेंट नहीं है किसी भी। इस वाले में ये जो बैंड है इसमें जो भी डीएनए प्रेजेंट है उसमें, उसके किसी भी स्ट्रैंड में N15 प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये कि इस जो डीएनए से रेप्लिकेशन के बाद अब जो डीएनए बने तो हुआ ये कि एक तो ये N15 वाला जो है स्ट्रैंड ये अलग हुआ, ये भी अलग हुआ, राइट। एक ये अलग हुआ, फाइन, और फिर ये रेड वाला अलग हुआ, ठीक। इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी एक अलग हुआ, ये ब्लू वाला, और दूसरा रेड वाला अलग हुआ, ठीक है। अब इससे जो स्ट्रैंड्स बने, क्योंकि और इनकॉर्पोरेट कौन से होंगे अब, N14 वाले, तो इसमें N14 वाला ही इनकॉर्पोरेट हुआ, इसमें भी N14 वाला ही इनकॉर्पोरेट हुआ, यहाँ भी N14 वाला इनकॉर्पोरेट हुआ, और इसमें भी N14 वाला ही डीएनए जो है वो नया बना। तो इससे आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रैंड कैसा है, एक डीएनए ऐसा बना न्यू जिसमें N15 हैवी वाला स्ट्रैंड, हैवी नाइट्रोजन कंटेनिंग स्ट्रैंड है, और दूसरा लाइट नाइट्रोजन कंटेनिंग स्ट्रैंड। यहाँ भी बिल्कुल एक में जो है ऐसा डीएनए स्ट्रैंड है जिसमें हैवी नाइट्रोजन है, और दूसरा स्ट्रैंड है जिसमें लाइट नाइट्रोजन है, ओके। और जो दो बिल्कुल नए इधर जो बने स्ट्रैंड वो कैसे बने, दो ऐसे बने जिसमें एक दोनों ही स्ट्रैंड N14 वाले हैं। मीन्स ये शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसमें एक डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो नया होगा, और दूसरा वाला डीएनए का स्ट्रैंड जो होगा वो पेरेंटल डीएनए का ही होता है। मीन्स जो पुराना वाला डीएनए है उसी का डीएनए कंजर्व होता है। तो हर रेप्लिकेशन स्टेप में जो जो भी डीएनए न्यू बनेंगे उसमें एक पेरेंटल डीएनए कंजर्व होता है। दैट्स वाई, क्योंकि एक ही डीएनए, एक पेरेंटल डीएनए उस नए वाले डीएनए में प्रेजेंट होता है, इसी वजह से हम कहते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, ओके। एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो टेलर ने किया था। टेलर एंड हिज कलीग्स कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट इन 1958। 1958 में उन्होंने यूकैरियोट्स पर, यूकैरियोटिक डीएनए पे ये एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया, जिससे उन्होंने ये प्रूफ किया कि जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। मैसेल्सन और स्थैल ने तो इकोलाई पर, प्रोकैरियोटिक डीएनए पर ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो टेलर ने क्या किया, टेलर ने एक प्लांट लिया, ओके, प्लांट वीसिया फैबा, ओके, बीन्स, ये फैबा बीन्स होते हैं, उनका प्लांट लिया, और उनके रूट में उसने एक ऐसा सॉल्यूशन कहें या एक लिक्विड जो है वो इनकॉर्पोरेट किया जिसमें जो थाइमिडीन है इट इज ट्राइटेटेड। ट्राइटेटेड थाइमिडीन का मतलब जो थाइमिडीन बेस होता है, जो थाइमिडीन बेस होता है नाइट्रोजनस बेस, उसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है एज यू नो। तो थाइमिडीन जो बेस है उसमें उन्होंने हाइड्रोजन कौन सा पहले इनकॉर्पोरेट कराया, H3 वाला, H1 के बजाय H3 वाला, ओके। तो H3 वाला थाइमिडीन उन्होंने जो है प्रिपेयर किया। कैसे प्रिपेयर किया, इस थाइमिडीन लैब में प्रिपेयर किया। थाइमिडीन में उन्होंने जो हाइड्रोजन एटम ऐड किया वो H3 वाला था, ओके, तो हैवियर वाला था हाइड्रोजन। और इस H3 या टाइट्रेटेड थाइमिडीन को क्या किया, उन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया उसका, और जो वीसिया फैबा मीन्स फैबा बीन्स प्लांट्स के जो रूट्स हैं उसमें डाला,
और तब तक डाला, फ्यू डेज तक डाला उन्होंने, कुछ दिनों तक, तब तक जब तक उस वीसिया फैबा प्लांट्स जो है उसके हर एक सेल के क्रोमोसोम्स जो है, हर एक सेल का क्रोमोसोम है वो उस ट्राइट्रेटेड थायमिडीन से कंप्लीटली लेबल ना हो गया। मीन्स आप उसको लेबल कह सकते हैं। मीन्स पूरा का पूरा स्ट्रैंड जो है, मीन्स सारे जो डीएनए थे उसके, अब एज यू नो जो क्रोमोसोम्स, डीएनए जो है वो इसी क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो अगर डीएनए लेवल हुआ दैट मीन्स कि क्रोमोसोम भी लेवल हो रहा है। तो तब तक उन्होंने उस सॉल्यूशन को जिसमें टाइट्रेटेड थायमिडीन था, मीन्स लेबल्ड थायमिडीन था, उसे वैसिया जो वीसिया फैबा मीन्स जो बीन्स के प्लांट से उनके रूट में इनकॉर्पोरेट किया। उसके जब तक सारे के सारे डीएनए और क्रोमोसोम्स जो है वो उसमें ये टाइट्रेटेड थायमिडीन इनकॉर्पोरेट नहीं हो गया। तो उस वक्त उन्होंने कुछ डीएनए निकाला और उन्होंने देखा कि जो पूरे जितने भी डीएनए थे, मीन्स जो भी क्रोमोसोम्स थे, सारे जिनमें डीएनए प्रेजेंट था वो सारे के सारे लेबल्ड हो गए इस टाइट्रेटेड थायमिडीन से। इसके बाद उन्होंने क्या किया, आफ्टर दैट ही विथड्रॉन ऑल द रेडियो एक्टिव केमिकल्स। जो ये सारा केमिकल था टाइट्रेटेड लेबल्ड थायमिडीन का जो केमिकल था, अब उसे रिमूव किया और उन्होंने नॉर्मल जो केमिकल था ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, जो फैबा बीन्स थे उसकी ग्रोथ के लिए, उस रूट में डालना शुरू किया। और फिर से उन्होंने कुछ दिन तक डाला। उसके बाद जब फर्स्ट जनरेशन उन्होंने फिर से उनके सेल को, उस फैबा बीन्स के जो सेल है उसको निकाला और स्टडी किया, तो उन्होंने ये देखा कि उसमें जितने भी क्रोमोसोम्स थे, उनके जो क्रोमोसोम्स हैं आधे तो थायमिडीन लेवल थे, ओके, टाइट्रेटेड थायमिडीन लेवल थे, बट आधे जो थे वो कैसे हो गए थे, वो नॉर्मल वाले हो गए थे। मीन्स वो अब टाइट्रेटेड थायमिडीन कंटेन नहीं कर रहे थे, वो नॉर्मल थायमिडीन कंटेन कर रहे थे, राइट। तो ये शो कर रहा है कि इस पेरेंट वाला, जो कि इसमें जो डीएनए है, पेरेंट वाले डीएनए जो है रेप्लिकेशन के बाद जब 2 कॉपीज बनाते हैं तो उन 2 कॉपीज में एक नया है स्ट्रैंड और दूसरा वाला जो स्ट्रैंड है वो पेरेंट वाला ही होता है, राइट। एक तो नया है पर ये जो दूसरा वाला है ये पेरेंट वाला ही है। मीन्स यहाँ पर जो न्यू कॉपीज बनी डीएनए की उसमें सेमी कंजर्वेटिव नेचर नजर आया। एक पेरेंट स्ट्रैंड कंजर्व हुआ और एक जो है वो नया बना, दैट मीन्स सेमी कंजर्वेटिव। यहाँ पे नजर सेमी कंजर्वेटिव जो प्रॉपर्टी है डीएनए एप्लीकेशन की वो नजर आया। फिर से उन्होंने क्या किया, फिर से जो नॉर्मल केमिकल थी, जो थायमिडीन कंटेनिंग, नॉर्मल थायमिडीन कंटेनिंग जिसमें हाइड्रोजन नॉर्मल H1 वाला था, उन्होंने रूट्स में कंटिन्यू किया डालना। फिर जब उन्होंने सेकेंड जनरेशन में फिर से सेल्स के डीएनए निकाले तो उन्होंने ये देखा कि अब आप देख सकते हैं कि अगर ये रेप्लिकेशन के दौरान ये स्ट्रैंड ये अलग हुआ और ये जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है ये ब्लू वाला ये भी अलग हुआ, ऑब्वियसली ये अलग होंगे रेप्लिकेशन के दौरान। फिर इसका भी एक ये स्ट्रैंड अलग हुआ रेड वाला लेबल्ड और ये दूसरा स्ट्रैंड, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों पेरेंटल है, राइट। क्योंकि यहाँ पे अब फिर से मीन्स ये ऐसा है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड ऐसा है जिसमें लेबल्ड थायमिडीन है और ये पेरेंटल स्ट्रैंड ऐसा है जिसमें लेबल्ड नहीं नॉर्मल थायमिडीन है, राइट। अब इसमें जब रेप्लिकेशन होगा तो इन दोनों स्ट्रैंड्स में जो नए वाले स्ट्रैंड ऐड होंगे वो कैसे होंगे, नॉर्मल वाले। तो जब इसके साथ फिर नॉर्मल वाला स्ट्रैंड आएगा और इसके साथ भी नॉर्मल वाला, इस वाले पेरेंटल वाले डीएनए, ये जो पेरेंटल वाला स्ट्रैंड है उससे के साथ भी नॉर्मल वाला डीएनए स्ट्रैंड आएगा, नॉर्मल थायमिडीन कंटेनिंग, और इसके साथ भी नॉर्मल थायमिडीन कंटेन स्ट्रैंड आएगा। तो आप देख सकते हैं कि वो ही रिजल्ट है। तो ये शो कर रहा है कि ये जो चारों न्यू अभी आपको डीएनए या क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं उसमें से ये नए वाले में एक तो पेरेंटल डीएनए है, डीएनए स्ट्रैंड, और दूसरा है वो नया बना है। इस वाले में ये एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और दूसरा नया वाला है। इस वाले डीएनए या इस क्रोमोसोम में भी एक तो पेरेंटल वाला है, राइट, ये, और दूसरा नया है। और इस वाले में भी एक
स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल है और दूसरा न्यू स्ट्रैंड बना है. So this experiment of Taylor also shows that DNA replication is a semi-conservative process, means in which when a new DNA is formed, one strand of parents are always conserved. Okay. So that's all for this video. In next video, I will discuss about the enzymes and proteins involved in DNA replication and also about the mechanism and steps of DNA replication. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.